नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो कि आज की सुर्खी बनी हुई है। सुर्खी इस बात की है कि भारत अपनी तरफ से 10,000 सैनिकों को भारत और चीन की सीमा पर भेज रहा है। 10,000 सैनिकों को भेजने का जो काम है वो उस दौर में हो रहा है जिस समय किसी भी वक्त आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, चुनावों की तारीख की घोषणा हो सकती है। देश इस समय लोकसभा की तैयारी में है, लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी में है और लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी के दौरान इस तरह की सुर्खियों का निकल आना कि भारत के द्वारा 10,000 सैनिक चीनी सेना पर भेजे जा रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या चुनाव से पहले चीन बॉर्डर पर तनाव बढ़ने वाला है। और यह बात तब ज्यादा और गंभीर हो जाती है जब विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाए जाते रहे हो कि सेना का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। वर्ष 2019 का वो वाकया याद होगा जिस समय पर भारत में पुलवामा अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक के बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा और उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए नागरिकों के नाम पर वोट की डिमांड की गई थी। पीएम ने अपने द्वारा पुलवामा के मार्टियर्स को सबक सिखाने के नाम पर वोट मांगे थे। वहीं पर योगी जी के द्वारा कहा गया था कि आर्मी मोदी जी की सेना है। कुछ इसी प्रकार की हरकतों के चलते हुए विपक्ष के द्वारा वर्ष 2023 में मोदी सरकार के द्वारा सेना का चुनाव में या सेना का पॉलिटिसाइजेशन किए जाने के ऊपर इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई थी। ऐसे दौर में जब इस तरह की घटनाएं और घटनाओं के समकक्ष राजनेताओं की बयानबाजियां होती हो और उस विषय पर दुनिया चर्चा करती हो कि इंडिया का अपोजिशन इस विषय पर सत्ता पक्ष को टारगेट करता है कि ये आर्म्ड फोर्सेस का यूज चुनावों के नाम पर करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियाज मोदी टैप्स इनटू टाइड ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट एज इलेक्शन लूम्स। ऐसी बातें वॉइस ऑफ अमेरिका के द्वारा 2019 के इलेक्शंस के बारे में लिखी गई थी। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं और सुर्खी बनती है 10,000 सोल्जर चाइनीज बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आप यहां पर सुर्खी देख सकते हैं, इंडिया टू सेंड 10,000 मोर ट्रूप्स टू बॉर्डर विद चाइना। अब ऐसी जब सुर्खियां आती हैं तो बड़ा प्रश्न यह बनता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है या फिर भारत के द्वारा यह एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। आज के सेशन में आप इस बात को विशेष रूप से जानने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को शुरू करेंगे और अंत तक आपको बताएंगे कि यह भारत की एक रेगुलर प्रैक्टिस है या फिर चुनाव से पहले किए जा रही कोई विशेष प्रकार की प्रोपेगेंडाबाजी है जिसके चलते चुनावों में सरकार का नेशनलिस्ट होने का जो तरीका है वो और ज्यादा दृढ़ होकर सामने आ सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में जानते हैं, 2019 तक जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान की जो शत्रुता थी वो फिर एयर स्ट्राइक पर जाकर खत्म हुई। लेकिन उस एयर स्ट्राइक का परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो गया। खुद यहां के पीएम बाहर निकलकर आए और कहने लगे कि हम लोग बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पर हैं। और जब भारत जैसा देश किसी दूसरे मुल्क को कंगाल हालात में देख ले तो हम उसे अपने बराबर का नहीं पाते। और यही कारण है कि 2019 के बाद से हमने पाकिस्तान का उपयोग अगर मनोरंजन में किया हो तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैशेस को लेकर के कोई ज्यादा सलाह मशविरा हमने नहीं किया है। इग्नोरेंस में डाल दिया है कि तुमसे तो आजकल हमारे देश के लोग भी कंपटीशन करके खुश नहीं है कि दो पाकिस्तानी मार दिए तो बोले व्हाट्स न्यू इन इट, बोले इसमें कुछ खास नया दिख नहीं रहा है, तो ठीक है जाने दीजिए, उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन इसी बीच में जब आपको यह खबर हो कि भारत और चीन के बीच में, क्योंकि ये दो बड़ी वो इकोनॉमीज हैं, दूसरे नंबर की और 5वें नंबर की दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, एशिया पैसिफिक में दोनों ही अपने प्रभुत्व को लेकर दबदबा करती हैं। और ऐसी स्थिति में दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में जिनकी जनसंख्या पहले और दूसरे नंबर पर आती हो, 3 जगहों पर सीधे सीधे क्लैशेस होते हो। वेस्टर्न सेक्टर जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र से जुड़ा है, सेंट्रल सेक्टर जो कि सिक्किम से जुड़ा है और ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। कश्मीर का एक हिस्सा जिसे चाइना ने अपने द्वारा 1962 में कब्जा कर लिया था, जिसे आप अक्साई चिन के नाम से जानते हैं, वहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आए बाए कभी ना कभी हमें यह चर्चा सुनने को मिल जाती है कि भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। बाय द वे आपको यह ध्यान होगा कि भारत और चीन का एक दूसरे के आमने सामने आना कोई एक इत्तेफाक नहीं था, चाइना के द्वारा की गई एक गुस्ताखी थी।
वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच में जब सबसे पहला संघर्ष शुरू हुआ, जिसके चलते चाइना ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, वो भारत के साथ हुआ एक विश्वासघात था। भारत तो चीन के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार हिंदी चीनी भाई भाई का निभा रहा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रति बहुत नर्म रवैया रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि भारत और चीन चूंकि समकक्ष हैं, एक ही समय विदेशी दासता से आजाद हुए हैं, दोनों को ही एक जैसी परिस्थितियों से लड़ना है। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भाई भाई और मित्रवत तरीके से रहें, एक दूसरे के साथ बढ़िया व्यवहार रखें और दोनों ही एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करते हुए पंचशील के सिद्धांतों की पालन करें। पंचशील के सिद्धांतों का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे का म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, आंतरिक मसलों पर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह सम्मान करेंगे, सम्मान, व्यवहार और परस्पर लाभ के लिए काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा और आराम से हम लोग मिलकर के रहेंगे। यह भारत और चीन के बीच में हुआ 1954 का वह समझौता था, जिसके बाद भारत एकदम चीन से बेफिक्र था, यह मान करके कि चाहे जो भी हो हमारी चीन से कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा आजादी के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया था। चीन के साथ हम अपने बॉर्डर्स को एकदम सुखी से मानते हुए चल रहे थे। लेकिन यही चीन 1962 में हमारे ऊपर तिब्बत के विषय के चलते हुए आक्रामक हो गया, जब चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और यहां से दलाई लामा निकलकर भारत के अंदर शरण लेने चले आए। उसी के बाद से भारत और चीन के बीच में संघर्ष अत्यधिक स्तर पर चलते चले गए। हालात ये निकले कि भारत और चीन के बीच के संघर्ष के दौर में भारत की बिना तैयारी के चलते चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और एक बड़े हिस्से पर भारत पर कब्जा कर लिया गया। भारत की 1962 में हुई इस हार को हम हर बार याद करते हैं और वेल प्रिपेयर होने के लिए तैयारी करते हैं। साथियों, 1962 में एक बाउंड्री थी जिसे मैकमोहन रेखा के नाम पर जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में। उस मैकमोहन रेखा को लेकर के चीन द्वारा हाल ही के दिनों में बहुत ही अस्वीकार्यता का भाव दर्शाया गया है। कहा है कि हम उस जगह को मानते ही नहीं हैं कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। आज भी चीन यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। जिस प्रकार से उसने अक्साई चिन वाले क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, उसी प्रकार से मैकमोहन रेखा को ना मानते हुए अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना क्लेम करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करना चीन का इसलिए लाजमी है क्योंकि 1962 के दौर में उसे लगता है कि वो इस क्षेत्र को जीत गया था, पीछे वापस हटकर आया है। क्योंकि मैं जीतकर वापस हटकर आया हूं, इसलिए यह क्षेत्र मेरा हुआ। इस प्रकार से तो भारत का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुआ, लेकिन इस तरह से दुनिया चलती नहीं है। और यही कारण है कि भारत अपने स्तर पर इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में अपनी तैयारियों को बहुत मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहा है। हाल ही में हुई सेला टनल का उद्घाटन इसी विषय का एक जीता जागता प्रमाण है, जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर पर स्थित, बॉर्डर से मात्र 25 किलोमीटर पहले स्थित तवांग तक पहुंचने के लिए एक टनल का निर्माण 2019 में शुरू किया और 24 में पूरा कर दिया है, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल कही जा रही है। हाल ही में भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत बताते हुए हजारों करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी यहां पर किया गया है। खैर, फिलहाल चीन के साथ में हमारी चर्चाएं क्यों हैं? चर्चाएं इसलिए हैं कि 2019 का विषय तो जैसे तैसे निकला, पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद में भारत ने उसका बदला एयर स्ट्राइक के रूप में लिया। 2020 का समय, जब भारत और चीन के बीच में एक लंबे अंतराल के बाद 1975 के बाद 2020, लगभग 45 साल की शांति के बाद भारत और चीन के बीच एक बार फिर से झड़प हुई, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। गलवान वैली इंसिडेंट वो था जिस समय LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वह स्थिति जहां पर चीन के द्वारा अक्साई चिन के बाद भारत के क्षेत्र में एक सीमा मानी जाती हो, उस क्षेत्र के आसपास अपने द्वारा निर्माण कार्य करने शुरू किए गए हों। उन्हें रोकने के लिए गई भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प जून 2020 में होती है, जिसमें 20 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद होते हैं। चाइना के भी लगभग 38 सैनिक शहीद बताए जाते हैं, लेकिन चीन के द्वारा मात्र ऑफिशियल लेवल पर केवल 4 ही सैनिकों की मौत होने की खबर को पब्लिक किया जाता है। खैर, इन्हीं सभी के बीच में भारत और चीन के बीच की जो कटुता है वो 2020 में शिखर पर पहुंचती है। तब से लेकर 2024 आ चुका है। 2020 से 2024 के बीच में भारत और चीन 21 बार टेबल पर बैठकर यह चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डिसएंगेज हों, दोनों कैसे LAC से दूर जाएं, लेकिन चीन और भारत के बीच में
कॉमन पॉइंट को लेकर सहमति नहीं बन रही है। भारत और चीन निरंतर एक दूसरे के साथ डिसएंगेजमेंट की वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की हठधर्मिता के चलते ये वार्ताएं हर बार नागवारा गुजर रही हैं। यही कारण है कि भारत के द्वारा हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के द्वारा जो टोक्यो की यात्रा की गई, उसमें टोक्यो डायलॉग के अंदर आज से 3 दिन पहले इस बात को उठाया गया। भारत के विदेश मंत्री ने टोक्यो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से इस बात को कहते हुए कहा कि 45 साल तक के बीच की जो हमारी शांति थी वो अब कहीं खो गई है। और उसके पीछे का इनका बड़ा तर्क था कि भारत ने 11वें नंबर की जीडीपी से 5वें नंबर की जीडीपी तक का सफर तय किया है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो देश हमें जैसे अब तक मानते आ रहे थे वो हमें वैसा ही माने। हो सकता है कि उनके और हमारे बीच में आने वाले समय में टसल्स और बढ़े। चीन हमारे लिए एक बेहतर सहयोगी नहीं है। उसके व्यवहार में आई हुई यह अस्थिरता जो दर्शाती है कि भारत और चीन के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट था, अगर कोई देश अपने रिटर्न एग्रीमेंट को ही तोड़ दे रहा है तो उस देश के ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। 2020 से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, ऐसा जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया। और इस बात के पीछे तर्क देते हुए कहा गया कि भारत चूंकि अब पहले वाला नहीं है, भारत अब बदल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई देश अगर यह मानता है कि बदलते भारत के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसे यह भी समझना चाहिए कि वो उग्र होकर इस बात को ना कहे। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है और यही कारण है कि भारत अपने द्वारा 10,000 सोल्जर्स को एलएसी पर भेज रहा है। बाय द वे, 10,000 सोल्जर्स का इस दौर में एलएसी पर भेजा जाना एक रूटीन कार्यक्रम है, क्योंकि भारत के द्वारा पहले भी इस बॉर्डर पर बड़ी संख्या में गलवान इंसिडेंट के बाद में सेना को भेजा गया है। हालांकि इस बात पर चीन हमसे नाराज होता है और वो कहता है कि 21 बार राउंड टेबल पर बैठकर हमने आपस में एक दूसरे के साथ चर्चाएं की हैं कि इस बात को कैसे डीएस्केलेट किया जाए। जब उसी से कोई समाधान नहीं निकला तो सेना भेजने से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन भारत ने चीन के बहकावे में ना आते हुए पहले से ही भारत और चीन के बीच में एलएसी पर जो 532 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है उस पर 2021 से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा सैनिकों की ऑलरेडी तैनाती की हुई है, ताकि 1962 में जो हमसे गलती हुई थी कि हम विश्वास में रह गए थे कि चीन हम पर चढ़ाई नहीं करेगा, हम उस विश्वास में दोबारा ना चले जाएं। पता चले कि एक बार फिर से हम इस दौर में जी रहे हो कि भारत और चीन तो बहुत अच्छे से वार्ता में बिजी हैं, गलवान इंसिडेंट के बाद एक दूसरे को पीछे हटाने की वार्ता में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच में चीन फिर से हिमाकत करके भारत पर अपनी तरफ से चढ़ाई कर दे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 से भारतीय सेनाएं यहां पर भेजी जाती रही हैं और अभी उसी क्रम में हमने 10,000 सैनिकों को और भेजा है। आप ये सुर्खी 2021 की देख रहे हैं, जिसमें भारत के द्वारा 50,000 सैनिकों को इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स हमने एलएसी पर तैनात करने के लिए भेजा था। और यही कारण है कि भारत अपनी किसी भी बात पर चीन से दबकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब चीन के साथ हमारी बातें सीधे आंख में आंखें डालकर हो रही हैं कि यदि आपको टेंशन मिटानी है तो टेबल पर बैठकर मिटाई जाएंगी। आपकी बात में हम आपकी बढ़त के आधार पर चीजें नहीं मान सकते। ठीक है साहब, एक तरफ तो बात हुई एलएसी की, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। साथियों, हाल ही में एक दौर आया था, आज से 2 साल पहले के आसपास की बात है, 2022 में चीन के कुछ सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र तक घुस आए थे, जहां भारतीय सेना से उनकी झड़प हुई और भारतीय सेना से हुई झड़प के चलते उन्हें वापस चीन में खदेड़ा गया था। तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसी स्थिति में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनियों का पाया जाना महज संयोग नहीं था। चीन के द्वारा भारतीय सीमा में घुसने की इस प्रक्रिया को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। वो भारतीय सीमा में कुछ इसी प्रकार से 2 कदम आगे चल के अपना तंबू गाड़ देती है। फिर जब भारत के द्वारा उस जगह पर प्रतिरोध नहीं होता, फिर कुछ समय बाद फिर 2 कदम आगे चलकर तंबू गाड़ करके वो भारतीय सीमा को अपने क्षेत्र के कब्जे में करती चली जाती है। भारत ने इस विषय वस्तु को 2019 में ही पहचान लिया था कि चीन भारत की तरक्की के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो भारत को साइकोलॉजिकली थकाने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि वर्ष 2019 में जहां भारत पाकिस्तान
के बीच में बहुत ज्यादा हाई टेंशन तरीके से दिक्कतें चल रही थी, भारत उसी समय चीन से भी दोहरे मोर्चे पर लड़ाई करने की तैयारियां शुरू कर दिया था। यही कारण है कि 2019 में हमने अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग तक कनेक्ट करने के लिए सेला टनल जो कि आज बनकर तैयार हो गई है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत की सबसे ऊंचाई पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर 365 दिन 24 घंटे 7 दिन चलने के लिए एक टनल का निर्माण कर दिया है। यह वो क्षेत्र है जहां पर महिसाल में 7 महीने तक बर्फ रहती थी। इस क्षेत्र से होकर 7 महीने तक भारत का आवागमन कट हो जाता था, तवांग तक पहुंच ही नहीं हो पाती थी। तो सेना यहां जाकर कंट्रोल क्या करेगी? भारत ने 2019 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहां पर टनल का उद्घाटन मतलब शिलान्यास किया था और अब इसका उद्घाटन पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। भारत के ईस्टर्न सेक्टर में सेला टनल की प्रेजेंस भारत की अरुणाचल प्रदेश पर अपनी जो मतलब एक तरह से जो पकड़ है उसको और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। सेला टनल के बारे में हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डिटेल में कब यह टनल बनी, क्या कब कुछ हुआ, इस प्रकार का एक इन्फोग्राफिक शेयर कर दिया है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर भी एक प्रॉपर तरीके की जानकारी की कितने करोड़ में बनी, जैसे 825 करोड़ में बनकर तैयार हुई है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार हुई है, 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत स्काडा टेक्निक लगी हुई है, 3,000 छोटी गाड़ियां 2,000 बड़े ट्रक इससे निकल सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टनलिंग विधि के द्वारा इसका निर्माण, बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह एक ट्विन टनल है, यानी कि सिंगल ट्यूब में से आधे व्हीकल आते समय और आधे जाते समय इस तरह से आते जाते हुए दिखाई देंगे, जो कि तवांग को भारत से कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपको याद होगा 2022 में इंडिया और चाइना के ट्रुप्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश के इसी तवांग सेक्टर में दिसंबर 9 के दिन एक दूसरे के साथ आमने सामने झड़प हो गई थी, जहां पर 300 सैनिक जो चाइना से भारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे, भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़कर वापस पीछे भेज दिया था। ऐसी स्थिति में तवांग में भारत की स्थिति का मजबूत होना और आने वाले समय में भारतीय सेना का किसी भी समय वहां पहुंच जाना भारत की बॉर्डर पर पहचान को मजबूत करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 9 मार्च को सेला टनल का उद्घाटन करके अपनी प्रेजेंस को यहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि देखिए हम किस प्रकार से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सज्ज हैं। यानी कि आज के सेशन में भले ही यह बात हो रही हो कि क्या चीन के साथ हम बॉर्डर पर जो सेना तैनात कर रहे हैं वो तैनात करती हुई सेना का असल उद्देश्य चुनाव है, तो आंसर है जी नहीं। भारत 2019 में ही जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, 2019 में ही जब पुलवामा हमला हुआ, 2020 में जब गलवान इंसिडेंट हुआ, भारत ने अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए बीआरओ को तैनात कर दिया कि अब आप बॉर्डर पर हमारी पहुंच को फास्ट कर दीजिए, चाहे जो भी संसाधन लगे भारत सरकार तैनात करने के लिए तैयार हो गई है। यही कारण है कि भारत के द्वारा लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर टनल्स का निर्माण कार्य बीआरओ की प्रेजेंस में लगातार किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना का एक विभाग है जिसके द्वारा बड़े स्तर पर इस प्रकार का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। बीआरओ के द्वारा भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 9-10 नए बॉर्डर टनल्स का कार्य भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। बीआरओ के द्वारा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टनल्स का निर्माण ऑलरेडी किया जा चुका है और भी नवनिर्माणाधीन भी टनल्स फिलहाल कार्य कर रही हैं, जिनके बन जाने से भारतीय सेना का चीन की सीमा तक पहुंचना आसानी से और कम समय के अंदर सुनिश्चित हो पाएगा। तो संभवतया आज जब आप यह खबर सुनते हैं कि भारत की तरफ से बड़ी संख्या में सेना को वहां भेजा गया है, तो यह किसी युद्ध की आहट नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना निरंतर युद्ध के लिए तैयार ही रहती है। यही कारण है कि चाहे आप अमेरिका के साथ देखें या किसी अन्य देश के साथ देखें, भारत की सेना निरंतर युद्ध अभ्यास में लगी रहती है। भारत की सेना के सैनिकों के द्वारा अलग अलग देशों के साथ समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए युद्ध का इस तरह अभ्यास किया जाता है कि उन्हें किसी भी समय युद्ध का ऑर्डर मिल सकता है। तो भारतीय सेना का यहां जाना एक रेगुलर प्रैक्टिस के तहत है, ना कि इसका कोई चुनावी मोटिव जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव आए तो वोट जरूर दें। अपनी राय जो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखें उसे बैलेट बॉक्स में या ईवीएम के माध्यम से भी देश के निर्माण में सहयोग के रूप में प्रेषित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप में से जो भी साथी मुझे फिलहाल सुन रहे हैं, यदि आप में से बहुत से साथी मुझे रेगुलर सुनते हैं, तो यह नंबर 41.6% जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसे बदल जाना चाहिए था। मेरे प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है कि सेशन
सेशन को जब आप इतनी अच्छे से सुनते हैं तो सब्सक्राइब करने में 0.19 सेकंड का वक्त लगता है। एक बटन है जिसे जाकर प्रेस करना है, सब्सक्राइब लिखना है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमें इसका बहुत लाभ मिलता है क्योंकि यह हमारा मोटिवेशन बनता है ताकि आप तक इस प्रकार का वेल रिसर्च्ड कंटेंट बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस करके लाया जा सके। आपसे गुजारिश है, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो पर अपना लाइक जरूर छोड़ें, वीडियो को साझा जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य छोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप में से जो भी साथी वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पाठशाला जो हमारा एक अन्य प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, एक और यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम हमने शुरू किया है, जहां पर हमारे यंग टीचर्स के द्वारा, डायनामिक टीचर्स के द्वारा आपके फाउंडेशन की क्लासेस ली जा रही हैं। आप जाकर के अपनी फाउंडेशन, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें। और इतना ही नहीं, हम अपने स्तर पर बीपीएससी परीक्षा के लिए, बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए, राजस्थान पीसीएस परीक्षा के लिए भी क्लासेस ले रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप में से कोई भी साथी मेरे हैंड रिटन नोट्स, 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टेट पीसीएस स्तर के नोट्स हिंदी अथवा इंग्लिश मीडियम में अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, तो वो मात्र 1999 में 3000 से अधिक पेजेस के नोट्स कुरियर के द्वारा डिलीवर किए जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।